सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और विषय ये है कि अब इस श्रृंखला में हम लोग सुपर टेट की एग्ज़ाम जो भी आने वाला है उसके संबंध में जो आपकी 3 यूनिट हैं शिक्षण कौशल की और बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षण कौशल प्रबंधन, इन 3 यूनिट की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। एक छोटी सी सूचना, उसके बाद हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि इस सुपर टेट की इन तीनों यूनिट के प्रॉपर नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। इसका एक निर्धारित शुल्क है, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और जो साथी हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी साथी भी पूर्व से परिचित हैं और साथ में जुड़े हुए हैं। तो पीजीटी एग्ज़ाम जो अभी वो भी प्रस्तावित है, उसके भी नोट्स कंप्लीट हैं, वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपने विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो सभी से परिचय जानकारी हो चुकी है कि हम लोग इन 3 कंटेंट को पढ़ेंगे। एक बार जरा आपके सिलेबस पर नज़र डालूं, ये पूरी पीडीएफ है, आप अच्छे से इसको पढ़ के आराम से विधिवत रूप से, काफ़ी समय लगा इसको प्रिपेयर करने में, तो हाँ, इस संदर्भ में हम लोग जरा सा आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा सिलेबस कौन सा है आपका, उसकी डिस्कशन के बारे में फिर आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के जितने भी रिक्त पद हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में जो भी प्रस्तावित शिक्षक भर्ती होगी उसकी विषय वस्तु ये रहेगी। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इन सब का जो स्तर होगा वो कक्षा 12 तक होगा। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, इन सब में हम क्या पढ़े, तो इसका सिलेबस का एक चैप्टर यहाँ इस नाम रूप में लिखा रहता है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि डीएलएड, जो भी हमारा डीएलएड पाठ्यक्रम आप सभी ने पढ़ा है, उस डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर की जो जानकारी होगी उसी स्तर से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 3 यूनिट की मैं आपको प्रिपरेशन कराने के लिए प्रयास करूंगा। एक तो आपका पहली यूनिट आपकी कौन सी है, शिक्षण कौशल के नाम से है, इसी को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये यूनिट आपको 10 नंबर की है, सारे चैप्टर आपको प्रॉपर रूप में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बाल मनोविज्ञान यूनिट है, उसको भी हम लोग प्रॉपर खत्म करने का प्रयास करेंगे। और तीसरी यूनिट जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, तो इसके बारे में 10 मतलब कुल मिला के 30 नंबर का आपको मैं प्रिपरेशन कराने का प्रयास करूंगा। समय मिलेगा तो सूचना तकनीकी के अंतर्गत ये जो 2 चैप्टर हैं, जीवन कौशल विकास और कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में जो के क्षेत्र में सूचना तकनीकी की जो ये विषय है, इस पर भी हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। और बहुत सामान्य सी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, बहुत अधिक नहीं है, प्रयास समय रहेगा और साथ रहेगा आप लोगों का, तो इसको भी मैं आपको खत्म कराने का प्रयास करूंगा। चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपने इस यूनिट का, शिक्षण कौशल पहली यूनिट। और इस पहली यूनिट का पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, शिक्षण विधियां एवं कौशल। ये नाम जरूर है लेकिन इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि इसके अंतर्गत आपको अपने डीएलएड स्तर का जो, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर थे, एक बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के नाम का और दूसरा था शिक्षण विधियां। तो उस बुक में जो भी कंटेंट था उससे संबंधित हमें चीज़ें पढ़नी होगी। चलिए बिना समय गवाए इस पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षण विधियों की जब यहाँ पर बात आई है तो उसको देखेंगे, तो आखिर थोड़ा भूमिका के रूप में चलते हैं, उसके बाद फिर समझने का। आखिर शिक्षण विधियां होती क्या हैं, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में इसको शिक्षण प्रविधियों के रूप में कहा गया है, शिक्षण प्रविधियों के रूप में कहा गया है। और इस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या होती हैं शिक्षण विधियां पर अगर हम बात कर लें, तो अगर आप जानते हैं कि इन विधियों का अपने हमारे शिक्षण में क्या उपयोग रहेगा, तो आप एक ही कंटेंट कई सारे अध्यापकों से पढ़ते हैं, परंतु देखने को आपको काफ़ी मिलता है कि वही कंटेंट आपको किसी एक खास अध्यापक से पढ़ने में बड़ा मजा आता है और उसकी सारी बताई गई बातें आपको प्रॉपर समझ में आ जाती है। तो यानी उस शिक्षक के द्वारा
उसी बात को प्रस्तुत करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जो भी विधियां अपनाई जाती हैं, वही टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स हैं। जो तरीका, जो व्यवस्था, जो माध्यम किसी भी पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक अपनाता है, वो सभी तरीके शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, पहली लाइन में भी लिखा हुआ है कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। और जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होगी वैसी ही शिक्षण विधि का हमें चयन भी करना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। देखो मैं प्रयास आपको करूंगा, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा तो पहले तो आप इसको थ्योरी के फॉर्म में समझिए, समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा जो आप लोगों की एक मनोवृत्ति बन जाती है कि 10 बातें बता दीजिए सर, वो यही फंस जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई मैं पेपर आउट कराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक बार अपने विषय के संबंध में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी समझ विकसित कर लीजिए। प्रश्नों का स्वरूप चाहे जैसा होगा आप हल करने ले जाएंगे, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसी बातों को कैसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन इस दोनों लाइनों से आपको बनेगा। पहले आपने समझ लिया कि शिक्षण विधियां होती क्या है, तो आपने कहा कि जो भी हमारा तरीका है प्रस्तुतिकरण का, जो हमारा मेथड है, वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मेथड कहलाता है शिक्षण विधियां। अब कैसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, तो बढ़िया अगर विकल्प लिखे होंगे उस विकल्प में से आप चुनेंगे कि जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होगी उसी अनुरूप शिक्षण विधि का चयन किया जाना चाहिए शिक्षक को। इग्नासियो स्ट्राडा भी इसी बात का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि यदि छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाली विधि से समझ नहीं पाता तो शिक्षक को चाहिए क्या करे, शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण वो ऐसी विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ सके। ठीक है, समझने के लिए भी अच्छी परिभाषा है और परीक्षा के लिए भी अच्छी परिभाषा है कि यदि छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग या विधि से समझ नहीं पा रहे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण के लिए वह विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी उस बात को प्रॉपर रूप में समझ सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीओ स्मिथ भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, इसको ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, कि बीओ स्मिथ ने कहा है कि रीतियां उन कार्यों के रूपों की घोतक हैं, मतलब उन कार्यों के रूपों की परिचायक है या बताने वाली हैं जिनमें कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। हमारा एक उद्देश्य था कि हम अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करवा ले जाएंगे आज। ठीक है, तो इस उद्देश्य के आधार पर हमने पढ़ाना शुरू किया था और बीओ स्मिथ भी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे तरीके से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो आपको उन्हीं रीतियों का अपनाना चाहिए जिससे बच्चे समझ सकें। एमपी मॉफेट के अनुसार कहा गया, शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। डायरेक्टिव जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को वो सब बताते हैं। तो ये हो गई आपके आखिर क्या होती है शिक्षण विधियां, उसके बारे में जानकारी। अब विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों को आपके सिलेबस में रखा गया है। कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रयास मैंने भी किया है कि निचोड़ आपको मैं प्रस्तुत करूं, तो निचोड़ है, इसमें से भी आप कहें कि मुझे इंपॉर्टेंट बता दीजिए तो संभव नहीं है। सारे पूर्व के प्रश्नों को खंगालने के पश्चात और अच्छे अच्छे किताबों का सहारा लेते हुए मैंने आपको एक एक लाइन संजोई है। तो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न उत्तर, ठीक है, सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, ये हमारी क्या हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। वैसे तो हमारे वैदिक काल की शिक्षण विधियों के समय से ही इस विधि का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, फिर भी आप आइए देखते हैं कि इस प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से यदि आप अपने शिक्षण को प्रारंभ करते हैं तो क्या आप उसमें अच्छी तरीका अपना सकते हैं। तो कहा जाता है कि शिक्षण कार्य की शुरुआत यदि प्रश्न विधि से की जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को, जो भी अपनी पढ़ाने की तरीका है, उसको एक डायरेक्शन दे सकता है। कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि आप ये सभी जानते हैं कि एक ही कंटेंट को, एक ही पाठ्यक्रम को, एक ही
सिलेबस को कई सारे, एक ही कंटेंट को कई सारे अध्यापक विभिन्न तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आपको कुछ अध्यापकों से पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ अध्यापकों से पढ़ना कम पसंद आता है। तो इसी तरीके से वो क्या अपनाते, क्या उनके अंदर स्पेशलिटी रहती है। तो आपने कहा कि शिक्षण विधि, तो हाँ, इसी शिक्षण विधि के बारे में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे तो हमारे वैदिक काल में इस शिक्षण विधि का शुरुआत हो गई थी, लेकिन चूंकि हमारी यहाँ व्यवस्था कुछ ऐसी बनी हुई है कि हमें यूनानी दार्शनिकों का सहारा लेना पड़ता है, तो हम कहेंगे जन्मदाता कौन है प्रश्नोत्तर विधि के, तो सुकरात कहा जाएगा। पारकर साहब कह रहे हैं कि डेफिनेशन अच्छी है, इंपॉर्टेंट बन सकती है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये क्या है, ये जितनी भी एक्टिविटी आप करेंगे उनकी एक की है, वो आगे आपको रास्ता खोलेगी। सुकरात ने अपनी इस प्रश्नोत्तर विधि में कितने सोपान बताए हैं, तो 3 सोपान बताए हैं, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। ठीक है, पहले आपने कुछ देखा, अनुभव किया, उसके बाद उसका परीक्षण करने का प्रयास किया। काउलर ने क्या बताया प्रश्नोत्तर विधि के बारे में, कहा गया शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। किसने कहा, काउलर ने कहा। ठीक है, काउलर एक अच्छे, जब आप शैक्षिक मापन मूल्यांकन पढ़ते हैं तो अच्छे उसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने खूब शिक्षण विधि और परीक्षणों का निर्माण किया। तो अगला क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के प्रश्नों के प्रकार हमें देखने को सामान्यतः मिलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नों का प्रकार है, तो आपको प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, ये विभिन्न प्रश्नों के प्रकार हैं। सामान्य सी जानकारी है, और एक लाइन में एस के अग्रवाल साहब की डेफिनेशन को पढ़ करके इस विधि को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कहा गया छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ा करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है कि ये जो भी बच्चे अपना जवाब देंगे उसी जवाब के आधार पर, बात बहुत बारीक है कि बच्चे जो जवाब देंगे, मतलब समझ रहे हैं, बच्चों के जवाब से आप उनके स्तर का आकलन कर लेंगे, और जैसे ही आप उनके स्तर का आकलन करेंगे, आप अपने पढ़ाने का जो लेवल है उस लेवल को उसी रूप पर रखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है एस के अग्रवाल साहब की, परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, इसीलिए मैंने उसको इसमें सम्मिलित किया। चलिए, तो दूसरी टेक्निक कौन सी है, देखते हैं, विवरण प्रविधि। ठीक है, विधि और प्रविधि, चूंकि प्रविधि ही है ये, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने प्रविधि लिखा है। आपके चैप्टर का नाम भले ही शिक्षण विधियां क्यों ना हो। चलिए देखते हैं क्या कहा कि पाठ्य वस्तु विवरण, नरेशन मेथड। अब आप नरेट करना का मतलब क्या होता है, तो बचपन में यदि आपने जब पढ़ा था तो मैडम एक बच्चे को कोई भी पाठ प्रारंभ करने से पहले खड़ा करती थी और कहती थी भैया खड़े हो और इसको पूरा किताब पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो वैसे तो क्लास में सबसे ज्यादा मुझे खड़ा किया जाता था कि चैप्टर एक मैम थी और कि चलो तुम्हारी आवाज थोड़ा तेज है और पूरी क्लास में पहुंच जाएगी, इसलिए खड़े हो और उसको पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो नरेट किया होगा, नरेट मतलब उसको वैसी ही सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। तो पाठ्य वस्तु क्या होता है, इससे एक बार पूरा पाठ हमारे सामने आ जाता है, फिर पाठ पूरा आ जाने के बाद यानी जो भी लेसन का जितना भी कंटेंट है वो एक बार हमारे दिमाग में, एक बार हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। फिर उसमें से जो बारीक बारीक चीजें होती हैं उनको अलग अलग करके समझाने के प्रयास किया जाता है, और उन समझाने के प्रयास में अपनाए गए तरीके को हम अलग अलग आगे नाम दे देंगे। फिलहाल जो हमने एक बार में पूरा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया सरल भाषा में, उसको हम विवरण विधि या नरेशन मेथड कहते हैं। तो कहा गया पाठ्यवस्तु घटना या स्थान का सरल भाषा में वर्णन करना है, इसे कथन विधि या शिक्षक कथन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक कथन विधि कहा जाता है। तो अक्सर आप प्रस्तावना विधि के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, विवरण विधि को शिक्षक कथन विधि कहते हैं, यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब नरेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक बार पूरा पाठ सामने आ गया तो एक बात ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन के रूप में कैसे है कि विवरण से मतलब क्रमबद्ध घटनाओं को बताना होगा, एक के बाद एक चीजों को। सक्सेना साहब कह रहे हैं
डेफिनेशन के रूप में अच्छी है 4 शब्दों की कि विवरण देना एक कला है, नरेट करना भी एक आर्ट है और नरेट करने से ही काफी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। क्वेश्चन है ये आया हुआ प्रश्न है कहीं पर, ठीक है। तो कहा गया विवरण से मतलब क्या होता है, तो कहा गया विवरण से तात्पर्य है क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया, विषय वस्तु को क्रमबद्ध घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जहां पर क्रमबद्ध शब्द आ जाएगा तो समझ जाइएगा किस विधि की चर्चा की गई है, तो विवरण विधि की चर्चा हुई है। इसी बात को डॉक्टर रविशंकर मेनन कहते हैं। ये देखो आ गई बात आगे, इस पर हमारा मतलब प्रमाणित भी हो जाता है कि विवरण से तात्पर्य यानी नरेशन से मतलब क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से होता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे कर देखें तो कहा गया है थोड़ा सा, हाँ, किस प्रकार से विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, तो विवरण छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ ज्यादा होता है, तो विज्ञान और गणित में तो कम होता है, इसका प्रयोग सामाजिक विषयों में, सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें अधिक हो पाता है। और अगर इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, तो कहा गया तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से क्या होगा, अधिगम स्थायी और ठोस होता है। ये बातें नरेशन मेथड के बारे में कही गई है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने का प्रयास करें तो कहा गया वर्णन विधि। किस विधि की बात कही गई है, वर्णन विधि की बात कही गई है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन। अब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इस बात को डिस्क्राइब करिए, तो यानी डिस्क्राइब करने का मतलब ही है कि थोड़ा सा विस्तार से इसको बताने का प्रयास करिए, ठीक है। तो पहली लाइन में ही इस बात को कह दिया गया कि विस्तार से कथन करना, विस्तार से बताना। तो विवरण विधि को प्रस्तुत करने के तरीके कौन कौन से अपनाए गए हैं, तो विवरण विधि के प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके बताए गए हैं। चित्रों के माध्यम से, भ्रमण करने के माध्यम से या प्रयोग के द्वारा, लिखित इसके माध्यम से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन किन किन रूपों में हो सकता है, तो ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है। क्वेश्चन बढ़िया आ जाएगी, वर्णन विधि निम्नलिखित में से किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो लिखित विधि में, मौखिक रूप में, तो ये दोनों माध्यम से वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कभी आता है कि विवरण और वर्णन में अंतर क्या है, ठीक। तो विवरण जो आपको मैंने बताया था तो क्या कहा था, जो नरेशन था, विवरण मैंने क्या बांट देना, आप सामान्यतः जानते हो ना, वितरण कर दीजिए जैसे एक शब्द आता है। तो यहाँ पर विवरण जो है उस ये क्या है, सतही नॉलेज है, ठीक है। एक बार विषय बस सामने आ गई, बहुत उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है। लेकिन वर्णन में क्या होता है कि जो भी कंटेंट है उसको व्यापक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब भले वो लाइन किताब में लिखी हो या न लिखी हो, बताने के लिए हम अपने पास का जो ज्ञान है उसका भी प्रयोग करते हैं उस विषय को, उस कंटेंट को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया वर्णन में क्या होता है, वर्णन में सांगोपांग चित्रण। बढ़िया शब्द अगर आपसे आ जाए तो सांगोपांग का मतलब होता है पूर्णतया, कंप्लीट, ठीक है, थ्रोली वर्णन होता है यहाँ पर वर्णन विधि के बारे में। आगे चौथी विधि है आपकी व्याख्या विधि। तो व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि विषय वस्तु का ढंग से विश्लेषण, ठीक है, विषय वस्तु का व्यापक ढंग से विश्लेषण। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जोड़ लीजिएगा। विषय वस्तु का व्यापक ढंग से विश्लेषण यहाँ पर करने का प्रयास किया जाता है। और व्याख्या विधि का इस्तेमाल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कहानी वानी भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जटिल विषयों को समझाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, और अधिक डीप में जाते हैं और बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। तो जटिल विषयों को समझाने के लिए हम व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलें तो आगे हमारी कौन सी विधि है, स्पष्टीकरण प्रविधि, एक्सपोजिशन टेक्निक, ठीक है, स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो स्पष्टीकरण करिए। तो स्पष्टीकरण शब्द जो है वो किसका स्पष्टीकरण किया जाता है, कई बार कई मुद्दों पर कंफ्यूजन होता है, तो उन मुद्दों को ही स्पष्ट किया जाता है। तो वो कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण विधि इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है। तो देखिए क्या कहा भी गया है, कहा कि अच्छी तरह समझाना क्या कहलाता है, अच्छी तरह समझाना कहलाता है स्पष्टीकरण कहलाता है। इसे उद्घाटन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उद्घाटन विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन बढ़िया बनेगा कि निम्नलिखित में से किस विधि को उद्घाटन विधि कहा गया है, तो स्पष्टीकरण विधि को। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर कार्यक्रम में नियोजित करना, ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रमों में नियोजित करना क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण। अच्छा, और बढ़िया एक लाइन में एक
शब्द में इसका जवाब आपसे अगर पूछा जाए तो क्या है स्पष्टीकरण विधि? तो कहा गया भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है तो वो स्पष्टीकरण विधि है। इसीलिए कहा गया है कि कोई स्पष्टीकरण देने के बाद क्या करना चाहिए? तो स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों को वह चीज समझ में आई या नहीं आई, इसके लिए क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए, और परीक्षण के लिए हम सदैव प्रश्न पूछते हैं। तो कहा गया कि स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछें। आगे बात आई कहानी कथन विधि की। तो शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालने के लिए, ठीक है, उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो शिक्षण को स्थायी रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड का हम लोग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चले। बहुत कुछ विशेष इसमें बताने की जरूरत नहीं है। निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखने के लिए कोई चीज लाइव हो रही होगी तब आप ध्यान से देंगे। तो यहाँ पर जो भी किसी किताब में कोई तथ्य लिखे हुए हैं उनको भी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो यहाँ पर उसको हम संकुचित अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहा गया क्या है? देखी गई हुई वस्तु घटना भूलती नहीं है, इसीलिए हम अवलोकन विधि का प्रयोग करता है। समझना परखना, समझना और फिर उसको परखना इस विधि का मूल तत्व है। इसीलिए इस तकनीक के माध्यम से बच्चों में किस शक्ति का विकास होता है? तो इस विधि के माध्यम से बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन यानी किसी चीज को ध्यान से देखना और उसको उसके व्यवहार पर पूरी ध्यान लगा करके निरीक्षण शक्ति का विकास यानी अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास किस माध्यम से करते हैं? तो अवलोकन विधि के माध्यम से करते हैं। ठीक है, कई बार वैसे तो पर्यटन विधि अलग है, ठीक है, पर्यटन विधि अलग है, लेकिन पर्यटन विधि में भी हम करते क्या है कि निरीक्षण और अवलोकन विधि का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा उसको कंपाइल करें तो कह सकते हैं इसे पर्यटन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए उदाहरण प्रविधि, इलस्ट्रेशन मेथड। तो उदाहरण इलस्ट्रेशन मेथड क्या होता है? उदाहरण और कहानी दो चीजें हो गई। ठीक है, कई बार किसी चीज को हम स्थायी रूप से समझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कहानी का प्रयोग करते हैं, उदाहरण का प्रयोग करते हैं। कई बार उदाहरण कहानी के रूप में भी होता है। तो होता क्या है कि उदाहरण अक्सर क्या होते हैं? जो जीवंत होते हैं, जो आपका एक कोई एक्सपीरियंस होता है, कुछ आपने जो अनुभव किया होता है उसको आप उदाहरण के रूप में, या बच्चों ने जो अनुभव जीवन में किया होता है उसको आप बताने का प्रयास करते हैं, वो उदाहरण कहलाता है। ठीक है, और कहानी जो है वो कपोल कल्पित भी हो सकती है, एक माइनर अंतर इसको हम कह सकते हैं। तो क्या कहा गया है देखते हैं। किसी कठिन व गूढ़ तथ्य को प्रसंग या अनुभव के द्वारा व्यक्त करना। ये देखिए अच्छी सी बात आ भी गई। किसी प्रसंग के रूप में यानी किसी संदर्भ में बताना या अनुभव के द्वारा व्यक्त करना उदाहरण कहलाता है। कहा गया है कि जो मनुष्य एक सलाह देता है वह एक हाथ से निर्माण करता है, जो मनुष्य उपयुक्त परामर्श के साथ दृष्टांत देता है, ठीक है, वो दोनों हाथ से निर्माण करता है। यानी जो आप अगर उसको बताने के बाद उदाहरण बता दे रहे हैं तो पूरा पक्का पक्का मामला मजबूत हो गया है। ये किस रूप में होता है? तो ये सरल से कठिन होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है और सामान्य से विशिष्ट दोनों और हो सकता है। ये बात ध्यान से रखनी चाहिए आपको उदाहरण विधि के माध्यम में। और उदाहरण विधि का प्रयोग हम सामान्य से विशिष्ट की ओर करते ही हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा सूत्र प्रयोग होता है। ठीक है, आगे खेल विधि और कार्यशाला विधि को पढ़ करके बात को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, खेल विधि प्लेवे मेथड, इसको डिटेल में मैं जब आपको फ्रोबेल के बारे में या हेनरी कार्डवेल कुक कई सारे लोगों ने इसका पर काम किया हुआ है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। खेल क्या है? खेल बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है एक आयु के पश्चात। कब? कमेंट बॉक्स में बताइए किस आयु में बच्चों के खेल जो है उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनता है। मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। कहा गया खेल क्या है? तो खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके द्वारा बालक अपने को मूल रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, उसके अंदर वो अगर साय नेचर का है, वो नेतृत्व क्षमता का है, वो कैसा भी है, उसके अंदर जो भी क्षमता है वो कैसे विकसित होगी, उसको जब आप कुछ प्रस्तुतिकरण करने का यानी खेल के माध्यम से उसके अंदर का मूल आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कही गई। हीरोज और हीरोज कहते हैं कि भैया वह विधि जो बालक को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो स्थायी रूप से जो स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, क्रीड़ा विधि कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कह दी इन्होंने कि बालक खेल, अगर आप वो खेल रहे हैं
खेलने में वो बड़ा चुस्त फुर्त है, बड़ा दौड़ रहा है, ये वो अपना नहीं, तो वो समझ जाइए कि वो किस तरीके से पढ़ेगा। अगर वहां पर वो दब्बू है, बार बार वो थक जा रहा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा पढ़ाई में भी, वैसे ये एकदम सत्य बात नहीं हो सकती, सामाजिक विषयों की बात है, कई जगहों पर ये अपवाद के रूप में भी आती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है जो बच्चे तेज होते हैं तो वो हर क्षेत्र में देखने को उनको उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। हेनरी कॉर्डवेल कुक की ही परिभाषा ले ले, जिन्हें खेल विधि का जनक कहा गया है, वैसे तो फ्रोबेल भी इस पर काम किए हुए हैं। ठीक है, कहा गया मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। खेल का मतलब खेलना ही नहीं, खेल का मतलब जिस पूरी तन्मयता से आप अपना बेस्ट एफर्ट किसी खेल में देने का प्रयास करते हैं, उसी माध्यम से हर कार्य को करिए, आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और सफलता जरूर जरूर आपको मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना आपको है। और आपकी आंतरिक ताकत भी आपको ऐसा ही करने के लिए प्रेरणा दे रही है। कौन कौन से खेल से संबंधित सिद्धांत हैं, प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि से संबंधित सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे इतना खेलते क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न बातें कही हैं, जिसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो देखते हैं क्या कही है, किसने कही है और क्या कहा है, विधि समझने का प्रयास। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत पहला है, तो सेलर तथा स्पेंसर कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और सेलर साहब कहते हैं कि यार खाए हैं काजू बादाम कायदे से, ठीक है, दूध पिया है 3 4 7 तो ताकत है कहाँ चली जाए। तो कहते हैं अपने यहाँ कि माँ जूझे जा रहे हैं, कहाँ जूझे, तो खेल के ही अपनी ताकत को थोड़ा सा वो एटीपी जो है खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति वर्धन का सिद्धांत, यानी खेलने से ताकत मिलती है और उससे हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, मैकडूगल साहब कहते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, बार बार किसी कार्य को करने के लिए प्रयास करते रहना, ठीक है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जीवन की तैयारी का सिद्धांत, बढ़िया, ठीक है, खेल जो है बच्चे आगे क्या बनना है उसके बारे में जीवन की तैयारी करते हैं, मेलब्रॉस तथा कॉल्ड्रोस ने ये बात कही हुई है। परिष्कार का सिद्धांत, यानी अपने व्यवहार को रिफाइन करते हैं, बढ़िया साफ करते हैं, ठीक है, परिष्कार का सिद्धांत, तो इसे स्टैनले हॉल ने ये बात कही हुई है। तो ये हो गई हमारी खेल विधि के बारे में बातें। ठीक है, खेल विधि हेनरी कॉर्डवेल कुक, ये सब जानते ही हो आप लोग। ठीक है, खेल से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया है। परिभाषा के रूप में हेनरी कॉर्डवेल कुक की परिभाषा मैंने आपको बताई है, और हीरोज भी कह रहे हैं ये बात, और वही बात कुक साहब भी कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप जो है उसका वो खेल में ही दिखता है, हीरोज कहते हैं। और कह रहे हैं कुक साहब कि जैसे आप खेल में पूरा हृदय लगाकर खेल खेलते हो, उसी तरीके से आपको सब काम करने चाहिए। ठीक है, आखिरी जो है कार्यशाला प्रविधि है, वर्कशॉप मेथड है। कि तो कार्यशाला के अंतर्गत होता क्या है, वैसे मैं आपको सामान्यतः बता दूं, कार्यशाला में कोई एक वर्कशॉप नहीं है जहाँ गाड़ियां बन रही, मैकेनिक्स है। कार्यशाला के माध्यम से किसी भी तथ्यों को हम क्रियात्मक रूप से आपको बताने का प्रयास करते हैं, यानी वहां पर क्रियात्मक परिचर्चा होती है, यानी जो एक्चुअल वर्किंग एक्टिविटीज हैं, उस एक्चुअल वर्किंग एक्टिविटीज के बारे में ही चर्चा होती है, सिद्धांतों के बारे में चर्चा कम होती है। चलो कार्यशाला विधि में देखते हैं। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर, पहली बात आ गई, निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर कार्यशाला के रूप में आप किसी वर्कशॉप, जो गाड़ी मैकेनिक बन रही है उसके चक्कर में मत रहिएगा, यहाँ पर परिचर्चा ही होगी, ठीक है, क्योंकि बौद्धिक कार्य हम कर रहे हैं। तो उस बौद्धिक कार्य, उस परिचर्चा में हम उन बातों को जिस ढंग से प्रस्तुत करना उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभव व कौशल के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषयों के बारे में सीखते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह इस बात पर कह रहे हैं कि कार्यशाला आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक क्रिया अधिक नजदीक और प्रत्यक्ष होती है, यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। बाकी तमाम चैनलों पर आपने विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा होगा, तो एक सरसरी नजर हम लोग डाल लें। मान लीजिए आ जाए तो क्या कहा गया, प्रश्नोत्तर विधि किसके बारे में किसकी है, तो प्रश्नोत्तर सुकरात कहा गया। आगमन विधि भी अरस्तु के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगर परीक्षा में आपको फ्रांसिस बेकन ज्यादा अच्छा शब्द है, लेकिन अगर परीक्षा में आपको आगमन निगमन विधि कभी कभी दोनों के बारे में अरस्तु आ जाता है, तो दोनों का आप अरस्तु लगा सकते हैं। किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल के लिए कहा गया है, केजी। मॉन्टेसरी मेथड मारिया मॉन्टेसरी के लिए कहा गया। खेल विधि किसके लिए कहा गया, हेनरी कॉर्डवेल कुक के लिए कहा गया। डाल्टन विधि मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, डाल्टन विधि एलन पार्खस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पर्टन विधि पेस्टोलॉजी, पासे पर्टन पासे पेस्टोलॉजी।
खोज विधि या अन्वेषण विधि। आर्म स्ट्रांग, आर्म मतलब हाथ और स्ट्रांग माने मजबूत, जिसके हाथ पांव मजबूत होंगे वही कुछ खोज कर सकता है, तो अन्वेषण विधि या खोज विधि आर्म स्ट्रांग। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ठीक है, ऑसबर्न ने दिया है ये, ठीक है, और अभी आपके टेट में भी ये क्वेश्चन आया था और विवाद में रहा। तो इस प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है, ठीक है। समस्या समाधान विधि प्रयोजनवाद के फलस्वरूप है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम देना उचित नहीं होगा। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर सुपर टेट के पहले एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको परियोजना भी लिख दिया यहाँ पर। कई बार लोग परियोजना देख करके प्रयोजनवाद में सीबी पियर्स लगा सकते हैं, जॉन डी भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट है वो इंग्लिश जरूर पढ़ लेना उसकी, तो वो किलपैट्रिक साहब की है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक की है। वैज्ञानिक विधि गुडवार्थ तथा स्केट्स। मूल्यांकन विधि जेएस राइस। सूक्ष्म शिक्षण एडब्ल्यू एलन। प्रादेशिक विधि के बारे में हर्बर्टसन ने बताया है। इकाई विधि एच.सी. मॉरिसन। वेनेटिका विधि कॉल्टन वासबर्न ने बताया है, ठीक है, इसको प्रतिपादित किया है। और ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो लुइस ब्रेल की बात हुई है। और प्रक्रिया विधि की बात करें तो कमेनियस, इन्हें आधुनिक शिक्षा शास्त्र का जनक भी कई किताबों में कहा गया है। बेसिक शिक्षा विधि गांधी जी हैं। समाज मिति अच्छी है, क्वेश्चन अब इस पर आने लगे हैं, जेकब एल मैरनो। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर की है, इस पर भी खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे विभिन्न पद्धतियों को जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे और डिटेल में क्वेश्चन बन सकता है, उनको भी आगे के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चूंकि समय अभाव थोड़ा सा मेरे पास है, आपका सहयोग बना रहेगा तो निरंतर आपके साथ में लगा रहूंगा और आपको अच्छी सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन करिए, मैं अपने यथासंभवता के अनुसार आपका सहयोग करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।